नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी सीरीज़ हिस्ट्री क्लास सेवन्थ की, जिसमें हम क्लास सेवन्थ की हिस्ट्री के सारे जो चैप्टर्स हैं उनके अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। दिल्ली के सुल्तान, चैप्टर का नाम है दिल्ली के सुल्तान। दोस्तों, इससे पहले हमने एक प्लेलिस्ट तैयार की थी जिसमें कि हमने क्लास सेवन्थ की हिस्ट्री के सारे जो चैप्टर्स हैं उनको डिटेल में आपको समझाया है, उसकी लाइन वाइज हमने एक्सप्लेनेशन किया है और इसके बाद आपके रिकमेंडेशन पर हम यहाँ पर सारे के सारे अभ्यास प्रश्नों की इस श्रृंखला को आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न दिल्ली के सुल्तान चैप्टर नंबर 3 से। दिल्ली में सबसे पहले किसने राजधानी स्थापित की? दिल्ली में जो थे सबसे पहले जो थे तोमर राजपूतों का अधीन था दिल्ली। तो सबसे पहले जो दिल्ली में राजपूत जो थे तोमर, इनका साम्राज्य था, इनकी राजधानी थी। अगला प्रश्न है दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके शासनकाल में प्रशासन की जो भाषा थी वह थी फारसी। अगला प्रश्न है किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार जो है मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुआ। तो यहाँ पर आंसर है मोहम्मद तुगलक। अगला प्रश्न है इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तो यह प्रश्न तो बहुत बार ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का यहाँ पर जो निवासी था जो कि भारत आया था। तो इब्न बतूता जो है वह संबंधित है मोरक्को से, और मोरक्को जो है वो कहाँ पर है? वो अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हित का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? तो इसका यहाँ पर न्याय चक्र के अनुसार जो है जो सैन्य कमांडर होते थे उन्होंने किसानों को सुरक्षा प्रदान की और सुरक्षित किया, जो केवल उचित और खुश होने पर करों का भुगतान कर सकते थे, और परिणाम स्वरूप करणी सेना के कमांडरों को वेतन एक दूसरे पर निर्भर था। तो इस तरीके से यहाँ पर न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो कर देते थे, टैक्स देते थे और उसके बाद जो है सेना का वेतन का भुगतान किया जाता था। अगला है सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? तो जो दिल्ली सल्तनत है उसकी भीतरी सीमा का अर्थ है कि भीतरी सीमा और गैरिसन शहर, अक्सर ये स्थान राजधानी दिल्ली के नज़दीकी इलाके में स्थित होते थे। भीतरी सीमा का क्षेत्र गंगा, यमुना, दोआब के जंगलों तक फैला हुआ था। बाहरी सीमा के अंतर्गत जो था वे क्षेत्र थे जो दिल्ली से बहुत दूर थे, यानी कि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था उसको बाहरी सीमा कहा जाता था। अगला प्रश्न है मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण थे? तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका रीज़न था, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कदम क्या क्या थे। तो इसका था कि उनके कार्यालय को वंशानुगत नहीं बनाया गया था। तो सबसे पहले ये होता था कि उनके वंश के अकॉर्डिंग अब उसके जो हैं जो उसका बेटा होगा वो राज करेगा, उसके बाद इस तरीके से चीज़ें होती थी। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग कदम लिए गए और वे थे कि उनका कार्यकाल जो है अब वह वंशानुगत नहीं बनाया गया था। हस्तांतरित होने से पहले उन्हें थोड़े समय के लिए इक्तास वेतन के रूप में भूमि सौंपी गई थी। तो वह भूमि जो हस्तांतरित होने से पहले जो है दी जाती थी, उस भूमि को क्या बोलते थे? उसको बोलते थे इक्तास। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कोई भी रिटायरमेंट हो रहा है तो रिटायरमेंट के बाद अब उसको क्या मिलती है? पेंशन मिलती है। तो उस समय में इक्तास नाम का यहाँ पर भूमि वेतन के स्वरूप दी जाती थी। अगला है मुक्ति द्वारा एकत्रित राजस्व की मात्रा की जांच करने के लिए लेखपाल नियुक्त किए गए थे। अर्थात एक अधिकारी नियुक्त करता हुआ था जो कि क्या करता था? राजस्व की मात्रा की जांच करता था। और यह जांच की गई कि मुक्ति ने केवल उन करों को एकत्रित किया जो राज्य द्वारा किया गया था।
मुक्ति शायद सुल्तान के आदेश की अवहेलना करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने धन और सैन्य संसाधनों को नियंत्रित किया था और सुल्तानों के खिलाफ विद्रोह करने में सक्षम थे। तो मुक्ति क्या थे, अलग जो थे, ये आप कह सकते हैं वो उस समय के जमींदार हो सकते हैं, जो कि अपनी सुदृढ़ उनकी क्या थी, वहाँ पर एक तरह से भागीदारी थी, परंतु बाद में उन पर नियंत्रण करने के लिए लेखपाल और इस तरीके से उनका वंशानुगत न होना, इस प्रकार के निर्णय लिए गए। अगला है, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा। दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का प्रभाव यहाँ पर पड़ता है, तो कौन कौन से यहाँ पर रीज़न हैं। इसने अलाउद्दीन खिलजी के अधीन सैन्य और बाजार सुधार किए। मंगोल सेना का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के तहत एक विशाल स्थायी सेना की स्थापना की गई। उत्तर पश्चिम सीमांत में स्थित क्षेत्र, जहां से मंगोल आक्रमणकारियों ने गैरिसन शहरों और कई सामरिक किलों का निर्माण यहां पर देखा था। उपज का 50% तक राजस्व बढ़ाया गया था। सैनिकों को वेतन के रूप में तो इक्तों या भूमि अनुदान के बदले नगद वेतन दिया जाता था। अब जो है भूमि नहीं दी जाती थी, जबकि नगद पैसे वेतन के रूप में दिए जाते थे। मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद का निर्माण किया, जो एक नई राजधानी थी, और मंगोल सेना से लड़ने के लिए संसाधन जुटाने के लिए टोकन मुद्रा की शुरुआत की मोहम्मद तुगलक ने। उन्होंने ट्रांसकोकियाना में मंगोल की राजधानी पर आक्रमण करने की भी योजना बनाई, लेकिन यह योजना बाद में निरस्त कर दी गई। अब देखते हैं क्या आपकी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं, तो बिल्कुल नहीं। जो तवारीख के लेखक थे वो सामान्य पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें सुल्तानों ने अपनी राजनीतिक जीवन के बारे में लिखने के लिए नियुक्त किया था, तो वो आम लोगों की, आम जनता के बारे में नहीं लिखते थे। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। आज जो महिला नेताओं हैं उनको अधिक तत्परता के साथ स्वीकार किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप जान सकते हैं कि इंदिरा गांधी जो हैं वो भारत की प्रधानमंत्री रही हैं। उसके साथ साथ आप देखते हैं कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी पाटिल थी, वो भी एक महिला थी, और इस प्रकार से बहुत सारे राजनीतिक पदों पर आप देखते हैं महिलाओं का वर्चस्व स्थापित है। तो इस समय जो है ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है महिलाओं को, और वो राजनीतिक पदों पर होती हैं। दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आप भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा सकते हैं? आज भी जो है जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा सकते हैं। तो दिल्ली के सुल्तान जो थे खेती को आगे बढ़ाना चाहते थे। खेती को आगे बढ़ाने के लिए वे जंगलों को काटना चाहते थे, ताकि वे अधिक भू राजस्व प्राप्त कर सके, क्योंकि आपको पता है कि उस समय जो है टैक्स, जो राजस्व है, वो ज़्यादातर जो है भूमि से ही प्राप्त होता था। तो अधिक से अधिक जंगलों को काट करके उनमें खेती करके भू राजस्व एक प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वनों को काटने का आदेश दिया। आज वनों को कृषि के विस्तार और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए काटा जाता है, ये हम जानते हैं। अब आपको पता लगाना है कि क्या आपके इलाके में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई कोई इमारत है। क्या आपके इलाके में और भी कोई ऐसी इमारत है जो 12वीं से 15वीं सदी के बीच बनाई गई। इनमें से कुछ इमारतों का वर्णन कीजिए और उनको रेखांकित कीजिए। तो ये सब जो है आपको खुद करना है, आपको अपने इलाके में जाना है। यहाँ पर अगर आपको कुछ लगता है कि जो भी प्राचीन है, तो उसके बारे में अपने आस पड़ोस, अपने समाज से पता करना है, अपने जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पता करना है कि क्या ये स्थान जो है 12वीं से 15वीं सदी के बीच बनाया गया था, या फिर क्या ये किसी दिल्ली के सुल्तान ने बनाया था। तो ये जो है आपका असाइनमेंट है, ये आपको करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हमने दिल्ली के सुल्तान नाम का चैप्टर नंबर 3 क्लास 7th को अभी इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। आशा है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।